Hello friends, welcome back to my channel Lead Center. So today we will discuss about the 7 cardinal principles of the homeopathy. इसमें हमें LTD याद रखना है। 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है। फर्स्टली लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स एंड लॉ ऑफ मिनिमम। फिर थियरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड थियरी ऑफ क्रोनिक डिसीजेस। then doctrine of drug proving and doctrine of drug dynamization. So फर्स्टली है लॉ ऑफ सिमिलिया। इसमें क्या है कि हम अगर किसी पेशेंट के सिम्टम्स ले रहे हैं, उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स बना रहे हैं, तो उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जिस मेडिसिन के सिम्टम्स से मैच हो वो मेडिसिन हमें उसे देनी है। तो ये बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेड है? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, लाइक क्योर्स लाइक, जो हमारा लॉ है उसके ऊपर डिपेंडेड है, लॉ ऑफ सिमिलिया। मेडिसिन मस्ट हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मोस्ट सिमिलर सिम्टम्स ऑफ डिसीज टू बी क्योर्ड इन हेल्दी पर्सन। यानी हेल्दी पर्सन में हमने जो मेडिसिन प्रूव की थी उसमें जो सिम्टम्स है वो मेडिसिन के सिम्टम जो डिसीज पर्सन है उसके साथ मैच होने चाहिए। सेकंड है लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। इसको हम सिंपली समझाए तो वन मेडिसिन एट अ टाइम, उसे लॉ ऑफ सिंप्लेक्स कहते हैं। इन प्रैक्टिकल थियरी, यानी प्रैक्टिकल थियरी में ये ज़्यादा अप्लाई होता है। जस्ट वन सिंगल सिंपल रेमेडी एडमिनिस्टर इन गिवन केस एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही मेडिसिन देनी चाहिए। और वो क्यों देनी चाहिए? फॉर होम्योपैथी रेमेडी प्रूव्ड सिंगली। होम्योपैथी रेमेडी है वो सिंगली ही प्रूव हुई थी। ओनली वन रेमेडी कैन बी मोस्ट सिमिलर इफ मोर देन वन रेमेडी विच वॉज क्यूरेटिव कैन नॉट नो। इन मैनी देन वन ड्रग पॉसिबिलिटी ऑफ सिनर्जेस्टिक एक्शन। बिसाइड एवरीथिंग वाइटल फोर्स इज अ सिंगल सब्सटेंस। सो पहले तो वाइटल फोर्स सिंगल सब्सटेंस है, तो उसके लिए एक ही रेमेडी होनी चाहिए। और होम्योपैथी में भी सिंगल रेमेडी ही प्रूव हुई है, तो हमें एक टाइम पे एक ही रेमेडी देनी चाहिए। और एक रेमेडी होती है वो ही मोस्ट सिमिलर एक टाइम पे हो सकती है। और अगर हम एक से ज़्यादा रेमेडी देंगे तो इसमें से किसकी क्यूरेटिव एक्शन थी, किसका एग्रावेशन आया, वो पता नहीं चलेगा। और हम अगर एक से ज़्यादा ड्रग देंगे तो उसकी सिनर्जेस्टिक एक्शन आएगी, यानी कि वो ड्रग जब अलग अलग होती है तो अलग सिम्टम देगी और दोनों साथ में होके कुछ अलग ही सिम्टम देगी, तो वो पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए नाउ है लॉ ऑफ मिनिमम, यानी हमें जितना कम से कम डोज हो वो पहले देना चाहिए। और वैसे भी हम होम्योपैथी में पोटेंटाइजेशन करते हैं तो उसमें लो से लो क्वांटिटी होती है। सो ट्रीटमेंट बेस्ड ऑल्सो ऑन प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ डोज। सिर्फ मेडिसिन अच्छे से चूज़ कर लेने से कुछ नहीं होगा, उसका प्रॉपर डोज भी चूज़ करना पड़ेगा। ऑल्सो स्मॉलनेस ऑफ डोज, एफोरिज्म नंबर 272। सो मेडिसिन गिवन इन वेरी माइन्यूट डोज फॉर जेंटल रेमेडियल इफेक्ट। अगर हम उसके माइन्यूट डोज से ज़्यादा डोज दे देंगे तो उसका एग्रावेशन भी आ सकता है। सो हमें स्मॉलेस्ट डोज देना है। दिस डिस्कवरी ऑफ प्रैक्टिकल प्रोसेस पोटेंटाइजेशन, यानी इसकी प्रैक्टिकल प्रोसेस उसको हम पोटेंटाइजेशन बोलते हैं। नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है? तो कोई भी एग्रावेशन को रोक सकते हैं। अगर ज़्यादा डोज देंगे तो उसमें एग्रावेशन आएगा, स्मॉलेस्ट डोज से एग्रावेशन नहीं आएगा। द स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन प्रोड्यूस बाय मिनिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग। मिनिमम क्वांटिटी से हम उसके कम से कम क्वांटिटी से क्या सिम्टम्स आते हैं वो हम जान पाएंगे। टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ फाइनर एंड फाइनेस्ट क्यूरेटिव प्रॉपर्टी। उसकी कम से कम क्वांटिटी में कौन कौन से सिम्टम आते हैं वो हम अच्छे से जान पाएंगे। टू मेंटेन द सिमिलरिटी ऑफ ड्रग एंड डिसीज़, यानी पर्सन की जो ससेप्टिबिलिटी है उसके ससेप्टिबिलिटी के आधार पे हमें मिनिमम से मिनिमम डोज वाली ड्रग देंगे। अर्नट स्कूल्स लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल डोज स्टिम्युलेट, मीडियम डोज पैरालाइज एंड लार्ज डोज किल। यानी ये लॉ है वो कहता है कि अगर हम स्मॉल डोज देंगे तो वो स्टिम्युलेट करेगा, मीडियम डोज पैरालाइज करेगा और लार्ज डोज तो फेटली है। नाउ लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन।
The decisive amount for change is always a minimum and infinitesimal, यानी छोटी सी छोटे डोज से हम उसकी इन्फिनिटेसिमल अनंत इफेक्ट ले सकते हैं। लॉ ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिंकल, क्वालिटी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इज़ इन इन्वर्स टू क्वांटिटी ऑफ इट, यानी कि उसकी क्वांटिटी जितनी कम होगी, पोटेंसी जितनी कम होगी, उतनी ही उसकी ड्रग पावर ज़्यादा होगी, उसकी क्वालिटी ज़्यादा होगी। तो इसके ये 7 पॉइंट्स थे जो एडवांटेज थे पोटेंटाइजेशन के। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग प्रूविंग, एक्शन ऑफ ड्रग अपॉन अ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉलिंग ड्रग प्रूविंग, यानी हम ड्रग को ह्यूमन ऑर्गेनिज्म पे प्रूव करते हैं, उसे ड्रग प्रूविंग बोलते हैं। इट इज़ सिस्टेमिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ पैथोजेनिक पावर ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्दी ह्यूमन बींग ऑफ डिफरेंट एजेस, बोथ सेक्सेस एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम हर तरह के ह्यूमन बींग पे इसको प्रूव करते हैं। इट मस्ट बी प्रूव ऑन ह्यूमन बींग बिकॉज ये ह्यूमन बींग पे क्यों प्रूव होना चाहिए, क्योंकि एनिमल में इसके सब्जेक्टिव और मेंटल सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। सब्जेक्टिव सिम्टम्स यानी उसे सिर में दर्द हो रहा है, सिर में आगे पीछे कहाँ दर्द हो रहा है, वो एनिमल्स नहीं बता पाएंगे। एनिमल्स को नोशिया हो रहा है तो वो नहीं बता पाएंगे। मेंटल सिम्टम्स, वो सैड है, हैप्पी है, वो भी वो कुछ नहीं बता पाएंगे। देन इफ़ेक्ट ऑफ सेम ड्रग डिफरेंट इन एनिमल एंड ह्यूमन, एनिमल और ह्यूमन में उसकी डिफरेंट इफ़ेक्ट आएगी। वी डू नॉट गेट मोडालिटीज़ एंड फाइनर सिम्टम ऑफ ड्रग, यानी मोडालिटीज़, उसे ठंडा खाने से अच्छा लगता है, गर्म खाने से अच्छा लगता है, वो हम एनिमल में से नहीं जान पाएंगे। नाउ ह्यूमन बींग शुड बी हेल्दी, ह्यूमन बींग हेल्दी ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिसीज़ पर्सन होगा तो डिसीज़ के सिम्टम और जो हमने ड्रग दिए उनके सिम्टम मिक्स हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। और अगर हम सिक पर्सन को मेडिसिन देंगे तो उसके कुछ अलग ही सिम्टम आएंगे। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनेमाइजेशन, medicinal properties which are latent in natural substance in their crude state after dynamization become awakened and develop into activity to an incredible degree, यानी कि क्रूड स्टेट में, नेचुरल स्टेट में जो सब्सटेंस की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ लेटेंट फॉर्म में होती है, छुपी हुई होती है, वो डायनेमाइजेशन के बाद वो बाहर आती है, अवेकन हो जाती है। स्टुअर्ट क्लॉस ने जो डेफिनेशन दी थी वो बहुत लंबी थी, इसलिए मैंने नहीं लिखी है। ड्रग पोटेंटाइज बाय ट्राइचुरेशन और सकशन, ट्राइचुरेशन में इनसोल्यूबल सब्सटेंस को पोटेंटाइज किया जाता है और सकशन में सोल्यूबल सब्सटेंस को। नाउ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पोटेंटाइजेशन, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है? टू रिड्यूस मेडिसिनल सब्सटेंस, मेडिसिनल सब्सटेंस को कम से कम मिनिमम में उसे रिड्यूस करने के लिए। देन वाइटल फोर्स डायनेमिक है तो उसको क्योर करने के लिए जो पावर चाहिए वो भी डायनेमिक होना चाहिए। सो उसको पोटेंटाइज करके डायनेमिक फॉर्म में मेडिसिन को कन्वर्ट किया जाता है। ना मोस्ट विरुलेंट एंड डेडली पॉइजन्स ट्रांसफॉर्म इनटू बेनिफिशियल हीलिंग रेमेडीज़, जैसे कि नक्स वोमिका है, वो पॉइजनस नट है, लेकिन अगर हम उसे पोटेंटाइज करें और मेडिसिन के तौर पे ले तो वो ट्रीट करता है। Then substance which medically inert in their crude natural state active and effective for healing the sick, जैसे कि कॉमन सोल्ट, चारकोल, सिलिका, ये सब ऐसे ही हम यूज़ में ले रहे हैं। अगर उसे हम पोटेंटाइज कर दे तो वो हमें हीलिंग में भी काम आ सकते हैं। मोर और लेस एक्टिव मेडिसिन इन नेचुरल स्टेट एनहांस देयर स्फीयर ऑफ एक्शन, यानी कि जैसे कि हम कॉमन सोल्ट को ऐसे ही लें तो वो हमें हमारे बॉडी में केमिकल बैलेंस में वो काम आएगा, लेकिन हम अगर उसे पोटेंटाइज करें तो वो हमारे मेंटल सिम्टम्स में भी काम आएगा एज अ मेडिसिन। देन एक्शन ऑफ पोटेंटाइज मेडिसिन आर डीपर, लॉन्गर एंड मोर वाइड स्प्रेड, यानी कि हम अगर उसे, जैसे मैंने बोला, पोटेंटाइज करेंगे तो वो फिज़िकली तो हमें ट्रीट करेगा ही, वो मेंटल सिम्टम्स भी हमारे ट्रीट करेगा। सो उसका स्फीयर ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा और डीपली वो वर्क करेगी। नाउ थियरी ऑफ क्रोनिक डिसीजेस,
Hahnemann observed that in spite of homeopathic treatment, chronic case would return with recurrence of symptom in intervals while acute disease did not relapse। यानी जब हेनेमैन ट्रीट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि थोड़े थोड़े इंटरवल पे क्रोनिक डिसीज़ है वो वापस आ रहा था। एक्यूट डिसीज़ वापस नहीं आ रहे थे लेकिन क्रोनिक डिसीज़ वापस आ रहे थे। सो this failure led him to investigate. After 12 years of experiments and observations, he reached to conclusion that chronic diseases are caused by chronic miasm, सोरा, syphilis and psychosis। तो उन्होंने 12 साल तक एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद उसे पता चला कि ये क्रोनिक डिसीज़ 3 क्रोनिक मायाइज़म है, सोरा, साइको, सिफिलिस, उसकी वजह से होते हैं। सो उन्होंने थियरी ऑफ क्रोनिक डिसीज़ दी। रियल फंडामेंटल कोज सोरा, मदर ऑफ ऑल डिसीज़। सबका फंडामेंटल कोज सोरा है, सो उसे मदर ऑफ ऑल डिसीज़ बोलते हैं। 7/8 स्प्रिंग फ्रॉम सोरा एंड 1/8 स्प्रिंग फ्रॉम सिफिलिस एंड साइकोसिस। यानी 7/8 क्रोनिक डिसीज़ है वो सोरा की वजह से ही है, उसके बाद वो डेवलप होकर दूसरे मायाइज़म में जाता है, और 1/8 है वही सिर्फ सिफिलिस और साइकोसिस की वजह से है। क्योर बाय प्रॉपर एंटी मायाज़मेटिक ट्रीटमेंट। ये जो मायाइज़म है उसकी प्रॉपर एंटी मायाज़मेटिक ट्रीटमेंट हो तो ये क्योर हो सकता है। This theory incorporated in fourth edition of Organon of Medicine 1829, Chronic Diseases, Their Nature and Homeopathic Treatment। ये जो 4th एडिशन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन था उसमें हेनेमैन ने ये क्रोनिक डिसीज़ की थियरी दी थी। नाउ लास्ट, थियरी ऑफ वाइटल फोर्स। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। व्हाट इज स्पिरिट? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। लाइफ में जो भी मैनिफेस्टेशन होता है, जो भी इफ़ेक्ट्स आती है वो सारी स्पिरिट पे आती है। डॉक्टर हेनेमैन टर्म्ड एज वाइटल फोर्स। डॉक्टर हेनेमैन ने स्पिरिट को वाइटल फोर्स बोला था, जो कि एफोरिज्म 10 में उसके बारे में बताया गया है। हेल्दी कंडीशन को वाइटल फोर्स मेंटेन करके नॉर्मल फंक्शन और सेंसेशन देता है। अगर वाइटल फोर्स मोर्बिडिक डायनेमिक इन्फ्लुएंस से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है तो एबनॉर्मल फंक्शन एंड सेंसेशन हमारी बॉडी में आते हैं, मैनिफेस्टेड आउट थ्रू एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम ऑन टोटलिटी ऑफ विच कंस्टिट्यूट द डिसीज़। यानी कि मोर्बिफिक डायनेमिक एजेंट है जो डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो वाइटल फोर्स में आएगा तो एबनॉर्मल फंक्शन एंड सेंसेशंस आएंगे, और ये जो साइन और सिम्टम आएंगे उसकी टोटलिटी ही डिसीज़ है। 6th एडिशन 1833 में वाइटल फोर्स को हेनेमैन ने वाइटल प्रिंसिपल कहा था। सो मैंने ये 7 कार्डिनल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट समझाया है। इसके लिए मैंने जो मटेरियल यूज़ किया है वो है ट्रीटाइज ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, उसका पार्ट 2। इसको आपको डिटेल में समझना हो तो उसमें से एक बार रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।